नमस्कार दोस्तों, द्रोणाचार्य एकेडमी की करंट अफेयर्स टुडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज 11 जून 2020 है और आज हम आपके लिए फिर से कुछ नए करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के विचार के साथ। आज का विचार है अ मैन इज़ ग्रेट बाय डीड्स नॉट बाय बर्थ। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। इसका मतलब यही है दोस्तों कि आपका जन्म चाहे कितने ही प्रसिद्ध परिवार में हुआ हो, चाहे कितने भी इज्जतदार परिवार में हुआ हो, लेकिन आपकी गणना आपके कर्मों से की जाएगी, ना कि आपके जन्म से। तो याद रखिएगा, मनुष्य कभी भी जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। The first current affair is related to World Economic Forum. Okay, so what will be the theme of the World Economic Forum Davos meeting that will be held in January 2021? जनवरी 2021 में आयोजित होने वाली विश्व आर्थिक मंच दावोस बैठक का विषय क्या होगा? क्लियर। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है उसके बारे में अभी हम बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ। इस जनवरी 2021 में होने वाली इस मीटिंग का जो विषय है, जो सब्जेक्ट होगा, वो होगा द ग्रेट रिसेट। ओके, द ग्रेट रिसेट, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ अपकमिंग मीटिंग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग विच इज़ हेल्ड इन जनवरी 2021। ओके, सो बात करते हैं हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। सो व्हाट इज़ दिस? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच एक निजी और सार्वजनिक सहयोग के लिए काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। क्लियर, मतलब एक प्राइवेट और सार्वजनिक भी हम इसे कह सकते हैं, सार्वजनिक सहयोग के लिए, कॉरपोरेशन के लिए काम करने वाली एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है। ठीक है, इस मंच पर प्रसिद्ध नेता, उद्योगपति, समाज को आकार देने वाले सांस्कृतिक नेता, इन सभी को जगह दी जाती है। इसके अलावा ये मंच पर क्षेत्रीय और उद्योग से जुड़े हुए मुद्दों को भी उठाया जाता है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच की शुरुआत एक गैर लाभकारी संस्था के तौर पर साल 1971 में की गई थी। उस समय इसका नाम था यूरोपियन प्रबंधन। ठीक है, और इसे जिनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था क्लास एम श्वाब। ठीक है, इनके द्वारा ये की गई थी। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ठीक है, ये एक स्वतंत्र संस्था है जो निष्पक्ष होकर दुनिया के विशेष हितों के लिए कार्य करती है। मतलब दुनिया में जो उस समय जो भी ज्वलंत मुद्दे होंगे, जो भी करंट सिचुएशंस होंगी, उनके लिए डिस्कशन होता है यहाँ, और उसके लिए कोई सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो ये मंच दुनिया की सभी सरकारों के मानकों पर खरे उतरते हुए उद्योग लाने की प्रयास करता है, लेकिन इसमें आम लोगों के हितों का भी ध्यान रखा जाता है। मतलब इनका जो एक मेन मोटिव ये भी होता है कि सरकार के मेजरमेंट पर खरे उतरे ऐसे उद्योगों को लाने का इनका प्रयास होता है, लेकिन साथ साथ ही सरकार के साथ साथ आम लोगों के हितों का भी ध्यान रखते हैं। मतलब कहीं उनको कोई हानि ना हो जाए, ठीक है, इस उद्योग से। तो ये भी वो देखते हैं। अभी वर्तमान में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो चेयरमैन हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, वो हैं क्लास श्वाब। ठीक है, क्लास श्वाब। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की, दैट इज हु हैज़ बीन गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर फ्रॉम इंडिया बाय UNADAP। ठीक है, UNADAP द्वारा भारत में गरीबों के सद्भावना दूत के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है? तो नाम आएगा एम नेत्रा। ठीक है, एम नेत्रा एक गर्ल है जिसे अभी हाल ही में गुडविल एम्बेसडर ऑफ द पुअर बनाया गया UNADAP के द्वारा। ये तमिलनाडु में रहने वाली 13 वर्षीय लड़की है, गर्ल है, और इसका नाम है एम नेत्रा, जिसे अभी गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है गरीबों के लिए भारत में। UNADAP ये एक एब्रेविएशन हो सकता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ठीक है, ये आपका इस संस्था का नाम है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो नेत्रा है, इसको ये अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि पहले तो ये 13 ईयर ओल्ड है और इसने अपने फादर को कन्विंस कर लिया था। फादर का नाम है सी मोहन। ओके, इनको इसने कन्विंस कर लिया था कि ये स्पेंड कर दे अपनी सेविंग्स को, जो 5 लाख रुपए करीब थी, और इस
5 लाख करीब जो इनकी सेविंग्स थी उसको ये डोनेट करें, किसके लिए? पुअर के लिए ड्यूरिंग लॉकडाउन, ठीक है। सो मनी हैड बीन सेव्ड फॉर नेत्राज एजुकेशन एंड फॉर हर परस्यू हर गोल ऑफ एंटरिंग द सिविल सर्विस। मतलब इसका ये जो नेत्रा है इनका एक सपना है कि ये सिविल सर्विस में एंट्री करें, और उसी के लिए, उसी एजुकेशन के लिए उनके फादर ने इस पैसे को बचाया था, जिसे इसने पुअरों को, मतलब जो गरीब थे उनको दान करवाया, डोनेट करवा दिया। डिक्सन स्कॉलरशिप ने भी नेत्रा को 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट की स्कॉलरशिप दी है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which program has been launched by the Central Board of Indirect Taxes and Custom to make an improvement in the ease of doing business? मतलब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक सुधार करने हेतु एक कार्यक्रम को लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि जो CBDT है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसने अभी हाल ही में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, मतलब बिजनेस को शुरू करना बहुत आसान हो जाए, इसके लिए इसने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, हमें वो बताना है नाम क्या है उसका। तो उसका नाम है तुरंत कस्टम्स, ठीक है, ये इसका नाम है। और अभी वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं CBDT के, वो हैं अजीत कुमार। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। CBDT के चेयरमैन की थोड़ी ये लिस्ट है, तो आप इसे थोड़ा सा देख लें। फर्स्ट जो चेयरमैन थे उनका नाम था जमुना प्रसाद सिंह, ठीक है। इनका जो पीरियड था वो 1964 से 67 तक रहा था। इसके बाद जो फर्स्ट वुमेन CBDT की चेयरपर्सन बनी वो थी शोभा मजुमदार, 2004 से 2005 तक रहीं। फिर सेकंड वुमेन आई MM खेरवाल, जो 2006 में ही रही थी। फिर थर्ड वुमेन CBDT की चेयरपर्सन बनी जो आई इंदिरा भार्गव, जो 2006 से 2007 तक बनी थी। इसके बाद फर्स्ट एक CVC थे, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जो बने थे वो थे KV चौधरी। इसके बाद जो पहले CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे उनका नाम था सुशील चंद्रा। क्लियर, आप ये जो सन है इनको थोड़ा सा आप ध्यान देकर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं अभी वर्तमान की। तो वर्तमान में है अध्यक्ष इसके, अभी तो प्रमोद चंद्र मोदी हैं, 2019 से इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, और ये अभी करंट में चेयरमैन है। लेकिन इनकी जगह लेकर अभी कौन बन जाएगा? अजीत कुमार, अजीत कुमार को CBDT का चेयरमैन बना दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है फोर्थ, क्या है देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू स्विट्ज़रलैंड। किस स्विट्ज़रलैंड में भारत का अगला राजदूत स्विट्ज़रलैंड में कौन नियुक्त किया गया है? तो नाम है यहाँ पर मोनिका मोहते, राहुल श्रीवास्तवा, विनय मोहन क्वाटा और थांगलुरा दारलोंग, ठीक है। तो हमें ये बताना इनमें से आंसर कौन सा है। तो आंसर रहेगा मोनिका मोहता, इनको अभी स्विट्ज़रलैंड की अगली एम्बेसडर बना दिया गया है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इनके बारे में। मोनिका कपिल मोहता को अभी नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है इंडिया की तरफ से स्विट्ज़रलैंड में, और शी इज़ प्रेजेंटली सर्विंग एज ए एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्वीडन। अभी ये वर्तमान में स्वीडन के लिए, इंडिया की तरफ से स्वीडन के लिए एम्बेसडर पद पर नियुक्त हैं। साथ ही मोनिका कपिल मोहता CB जॉर्ज को रिप्लेस करेंगी स्विट्ज़रलैंड के एम्बेसडर के पद पर, ठीक है। जो CB जॉर्ज हैं इनको अभी अपॉइंट कर दिया गया है स्टेट ऑफ कुवैत के नेक्स्ट एम्बेसडर के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जो CB जॉर्ज थे वो स्टेट ऑफ कुवैत आके बन गए, तब इनकी जगह खाली हुई तो यहाँ पर मोनिका कपिल मोहता आ गई। क्लियर। स्विट्ज़रलैंड के बारे में बात करते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड की जो कैपिटल है, वर्तमान कैपिटल है बर्न। क्लियर, कैपिटल का नाम क्या है? बर्न। लार्जेस्ट सिटी है ज्यूरिक, और यहाँ प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं सिमोनेटा सोमारुगा। साथ ही वाइस प्रेसिडेंट हैं गाय परमिलाइन, ठीक है। यहाँ की करेंसी है स्विस फ्रैंक, ठीक है, यहाँ की ये करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रोमानिया। रोमानिया की तरफ से अगले नेक्स्ट एम्बेसडर कौन होंगे इंडिया के? ही इज़ प्रेजेंटली सर्विंग एज अ जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। रोमानिया में अगले भारतीय राजदूत कौन होंगे, हमें ये बताना है, ठीक है। वो अभी वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त हैं।
तो रोमानिया के अगले राजदूत का नाम है राहुल श्रीवास्तव। ओके, ये हैं राहुल श्रीवास्तव, जिन्हें अभी रोमानिया का नया एम्बेसडर बना दिया गया है। नेक्स्ट, राहुल श्रीवास्तव ने अभी हाल ही में किसको बदला है? थांगलुरा डारलोंग, थांगलुरा दारलोंग को अभी इन्होंने रिप्लेस किया है रोमानिया के नेक्स्ट एम्बेसडर के तौर पर। ठीक है, रोमानिया के बारे में बात करते हैं तो रोमानिया की कैपिटल है बुखारेस्ट, प्रेसिडेंट का नाम है क्लॉस आयोहेनिस। ठीक है, क्लॉस आयोहेनिस, और इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम है ल्यूडोविक ऑर्बन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ग्रुप प्रॉमिस्ड मोर देन $21 बिलियन टू फाइट कोविड-19 एपिडेमिक? $21 बिलियन की एक सहायता राशि देने वाला कौन सा ग्रुप है? ठीक है, अभी जिसने वादा किया है इतनी राशि देने के लिए कोविड-19 पैंडेमिक में, तो नाम आएगा यहाँ पर G20, यानी ग्रुप 20 ने अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि वो कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए $21 बिलियन का दान करेगा। क्लियर? तो चलिए बात कर लेते हैं। ये जो ग्रुप है, द ग्रुप हैज़ कोऑर्डिनेटेड द ग्लोबल एफर्ट बाय प्लेजिंग मोर देन $21 बिलियन टू इम्प्रूव द ग्लोबल हेल्थ एंड हैंस सपोर्टिंग द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 एपिडेमिक। मतलब ये जो पैसा दिया जा रहा है इससे ग्लोबल हेल्थ को इम्प्रूव किया जाएगा, साथ ही कोविड-19 के रिस्पेक्ट में जो अभी हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें भी ये मदद करेगा। G20 इज़ द प्रीमियर फोरम, ये एक प्रीमियर फोरम है फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन विच ब्रिंग्स टुगेदर द लीडर्स ऑफ बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम एवरी कॉन्टिनेंट। मतलब जो G20 है ये एक प्रीमियर फोरम है, एक मंच है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए सभी लीडर्स मिलते हैं। ठीक है, अब इन लीडर्स में डेवलप्ड कंट्री के लीडर्स भी हैं और कुछ डेवलपिंग कंट्री के लीडर्स भी हैं, जिनकी मीटिंग क्या होती है? हर साल होती है। इस G20 के जो मेंबर्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं, तो आप इस मैप में भी देख सकते हैं। कनाडा है, US है, मैक्सिको, देन ब्राज़ील, अर्जेंटीना। यहाँ आप चाहिए यूरोप में तो UK है, जर्मनी है, फ्रांस, इटली, टर्की, सऊदी अरब। ठीक, इधर साउथ अफ्रीका है, साथ में रशिया है, इधर इंडिया है, चाइना है, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये सभी मिलके G20 ग्रुप बनाते हैं। इसके अलावा एक यूरोपियन यूनियन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु साइंड IIFL फाइनेंस एज ब्रांड एम्बेसडर? IIFL फाइनेंस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? नाम आएगा यहाँ पर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा एक क्रिकेटर हैं जिन्हें अभी हाल ही में IIFL ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। IIFL का फुल फॉर्म होता है इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड। ओके, इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 17 अक्टूबर 1995 में। साथ ही यहाँ पर जो चेयरमैन है उनका नाम है S श्रीधर और हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नॉर्थ कोरिया हैज़ कट ऑफ इट्स कम्युनिकेशन हॉटलाइंस विद विच नेशन? जो नॉर्थ कोरिया है उसने अपनी सभी कम्युनिकेशन हॉटलाइंस को कैंसिल कर दिया है, तो ये किस राष्ट्र के लिए किया है तो वो बताना है हमें। नाम आएगा साउथ कोरिया। अभी साउथ कोरिया के साथ उसने जितने भी कम्युनिकेशन हॉटलाइंस एस्टेब्लिश किए थे उन सभी को ख़त्म करने का उसने निर्णय ले लिया है। ठीक है, ऐसा हुआ क्यों है तो उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, नॉर्थ कोरिया ने अपने प्रतिद्वंदी दक्षिण कोरिया के साथ सभी तरह के सैन्य और राजनीतिक संबंधों को खत्म करने का फैसला कर लिया है। ठीक, जो लाइंस थी कम्युनिकेशन की इन्हें एक बार 2016 में भी काटा गया था, लेकिन बाद में 2018 में वापस से रिस्टोर कर लिया गया था। ठीक है, नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग यून लॉन्च्ड अ डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव आफ्टर 2 years ऑफ इंटेंसिव बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, एंड न्यूक्लियर टेस्ट एंड हीटेड वॉर ऑफ वर्ड्स विद US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। मतलब जो किम जोंग उन हैं इनका जो US के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ भी एक वॉर हो चुका है, मतलब वर्ड्स का वॉर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और वो इसलिए हुआ था क्योंकि उसने कुछ मिसाइल्स और न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। उत्तर कोरिया ने कहा था कि दक्षिण कोरिया के साथ संचार हॉटलाइन में कटौती कर रहा है वो, और दोनों देशों के बीच राजनीतिक वार्ता, अर्थव्यवस्था और सैन्य अभियानों पर चर्चा और हवाई और समुद्री यातायात के समन्वय के लिए कम से कम 49 हॉटलाइन स्थापित की गई हैं। ठीक है, सियोल का मानना है 2010 के 2 हमलों के पीछे किम योंग चोल का ही हाथ है, जिसमें 50 दक्षिण कोरियाई मारे गए थे। तो कोरियाई युद्ध की समाप्ति के बाद दक्षिण कोरिया में ही वर्षों से रह रहे लोगों के साथ दक्षिण कोरियाई वर्षों से रहने वाले लोगों के साथ
क्या हो रहा है, जो उत्तर कोरिया के लोग हैं वो दक्षिण कोरिया के साथ संचार हॉटलाइन में कटौती कर रहे हैं, पहली चीज़। फिर दोनों देशों के बीच में राजनीतिक वार्ता, अर्थव्यवस्था और सैन्य अभियानों पर चर्चा के लिए टोटल 49 हॉटलाइन स्थापित किए गए थे। सियोल का मानना ये है, सियोल क्या है, सियोल आपकी नॉर्थ अमेरिका की वो है, क्या कहते हैं, कैपिटल। ओके, सो इसका मानना है कि 2010 में जो 2 हमले हुए थे उसके पीछे किम योंग चोल का हाथ है और इसमें 50 दक्षिण कोरियाई लोग मारे गए थे। ठीक है, बात करते हैं कोरियाई। कोरियाई युद्ध की समाप्ति के बाद दक्षिण कोरिया में ही वर्षों से रह रहे लोगों के साथ साथ दक्षिण कोरियाई रूढ़िवादी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हवा में विशाल गुब्बारे उत्तर कोरिया भेज रहे थे। इन गुब्बारों में पर्चे भेजे जा रहे थे जिनमें किम जोंग उनकी परमाणु महत्वाकांक्षा और घृणित मानवाधिकारों के रिकॉर्ड की आलोचना की गई थी। ये पर्चे लंबे समय से दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बने हुए हैं। पिछले सप्ताह किम जोंग ने कोरिया युद्ध के बाद भागकर दक्षिण कोरिया में रहने वाले लोगों को मानव मल और दोगला कुत्ता कहा था। ठीक है, इसके बाद हम चलिए बात करते हैं, यहाँ पर साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। सॉरी, मैंने अभी पीछे थोड़ा गलत बोल दिया था। सियोल साउथ कोरिया की कैपिटल है और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। ठीक है, प्रेसिडेंट यहाँ पर हैं साउथ कोरिया में मून जेइन और यहाँ हैं आपके किम जोंग। ठीक है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं चोंग सी क्यून और यहाँ की करेंसी है कोरियन रिपब्लिक वॉन और यहाँ पर भी सेम करेंसी रहेगी, कोरियन रिपब्लिक वॉन। थोड़ा सा हम इसे मैप पर देख लेते हैं। ठीक है, तो मैप पर देखिए ज़रा, यहाँ चाइना है, चाइना के ठीक दक्षिण में क्या है, नॉर्थ कोरिया और इससे जुड़ा हुआ साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग यहाँ पर है और सियोल यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ ऑर्डर्ड दैट विदड्रॉल ऑफ ओवर अ क्वार्टर ऑफ यूएस ट्रूप्स फ्रॉम विच नेशन। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस राष्ट्र से 1/4 अमेरिकी सैनिकों की वापसी का आदेश दे दिया है। आंसर आएगा जर्मनी। अभी जर्मनी में से हाल ही में इन्होंने अपनी 1/4 अमेरिकी सेना को वापस बुलाने का आदेश दे दिया है। ठीक, इसके बाद थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके मैप को देखते हैं जर्मनी के। ठीक है, क्या क्या दिखता है इसमें देखिए ज़रा। सबसे पहले ये जर्मनी है ये पूरा। ठीक, इस जर्मनी में यहाँ नीदरलैंड, ये बेल्जियम, ये लग्जमबर्ग। ठीक है, इधर आपका पोलैंड आ जाता है, इधर स्विस रिपब्लिक हो जाता है, इधर फ्रांस है। ठीक है, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। इसके जस्ट ऊपर यानी नॉर्थ में नॉर्थ सी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जर्मनी। अब बात कर लेते हैं हम इसके बारे में। तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट सिटी भी है बर्लिन। इसके अलावा एक और सिटी है राइन रूर जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में है। साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट है फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक और प्रेसिडेंट यहाँ के हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर। ओके, फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर। यहाँ की चांसलर हैं एंजेला मार्केल और यहाँ लेजिस्लेचर में अपर हाउस को बोलते हैं बुंडेसरत। ठीक है, और लोअर हाउस को बोलते हैं बुंडेसटैग। ठीक है, बुंडेसटैग। करेंसी यहाँ पर यूरो चलती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल बी द फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सोलर इक्लिप्स ऑफ द ईयर। साल का सबसे पहला और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण कब और कहाँ हो रहा है। तो 21 जून में हो रहा है। ठीक है, और ये सभी भारत में भी दिखाई देगा। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ा सा हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, सोलर इक्लिप्स क्या है, ये एक फिनोमिना है दैट अकर्स व्हेन द मून कम्स इन द वे ऑफ द सन्स लाइट। सन की लाइट के बीच में जब मून आ जाता है तो उस घटना को सोलर इक्लिप्स कहते हैं। इस केस में क्या होता है कि जो मून की परछाई है, मून की शैडो है, वो अर्थ पर पड़ने लगती है एंड ब्लॉकिंग आउट द सन्स लाइट, और सन की लाइट को ब्लॉक कर देती है अर्थ पर पहुँचने से। ठीक है, मून शैडो हैज़ 2 पार्ट। मून की शैडो के 2 पार्ट होते हैं, एक अम्ब्रा और एक पेन्यूम्ब्रा, डिपेंडिंग अपॉन विच पार्ट ऑफ द शैडो पासिस ओवर द अर्थ। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से साइड की इमेज पास हो रही है, मतलब जो शैडो है वो बन रही है। वन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स आर एज ऑब्जर्व। 3 तरह के सोलर इक्लिप्स होते हैं जिसमें से पहला है टोटल सोलर इक्लिप्स, मतलब पूरा एंटायर सेंट्रल पोर्शन ऑफ सन इज ब्लॉक्ड बाय द मून, मतलब जो सन का पूरा एंटायर पार्ट है उसको एक मून के द्वारा कवर कर लिया जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। जब पार्शियली सोलर इक्लिप्स है तो इसका मतलब है ओनली पार्ट ऑफ द सन सरफेस इज ब्लॉक्ड आउट। ठीक है, मतलब
इस केस में क्या बोला है उसने, ओनली पार्ट ऑफ द सन सरफेस इज ब्लॉकड आउट, जो केवल उसकी सरफेस है सन की, केवल वो ब्लॉक होती है, ठीक है, तो उसे पार्शियल बोलते हैं। एनुअल सोलर इक्लिप्स में आता है सन इज कवर्ड इन सच अ वे दैट ओनली अ स्मॉल रिंग लाइक सिल्वर ऑफ लाइट इज सीन फ्रॉम द डिस्क, ठीक है, इस तरह की रिंग्स क्रिएट होने लगती हैं, बाद में इन रिंग्स को क्या कहा जाने लगा, रिंग ऑफ फायर। ओके, तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द इनिशिएटिव टेकन अप बाय द डिपार्टमेंट टू सेट अप such as a plant health clinic which provide plant health diagnostic service to farmer। किस राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है, तो आंसर आएगा यहाँ पर क्लियर। सो यहाँ पर जो प्लांट हेल्थ क्लिनिक है इसको शुरू किया गया है बीरेन्द्र सिंह ने, मतलब जो चीफ मिनिस्टर हैं बीरेन्द्र सिंह मणिपुर के, इन्होंने इसे मणिपुर में लॉन्च किया है, बीरेन्द्र सिंह, ठीक है। और इसका भी मेन पर्पस वही है सेम, most indigenous crop and fruits are disappearing due to the lack of scientific research, so first of all they will do research and after that they decide the crop according to the season also, ठीक है। so initiative taken up by the department to set up just a plant clinic will provide plant health diagnostic service of the farmer, ठीक, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट सीबीटी बेंच एट जम्मू। जो नेपाल की संसद है 9 जून 2020 को चर्चा के लिए विवादास्पद संविधान संशोधन यानी विधेयक लाने के लिए प्रस्ताव है। इसमें एक नया राजनीतिक मानचित्र प्रस्तावित है जिसमें भारतीय क्षेत्र शामिल हैं। बिल को पहली बार 31 मई 2020 को लॉन्च किया गया था। नेपाली कानून मंत्री शिवमया तुम्बांगफे द्वारा संसद में पेश किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर आप दो तीन चीज़ें और देख लीजिए। यहाँ एक CAT ये टर्म आया है, CAT का मतलब क्या होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। इसी तरह से एक और होता है SAT में क्या आता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ नेपाल डिपिक्ट्स एरिया ऑफ कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, मतलब ये 3 क्षेत्रों को वो कब्जे में कर लेगा। द बिल वॉज रजिस्टर्ड फॉर डिबेट एट द पार्लियामेंट ऑन 22 मई। ओके, जो ये बिल है वॉज रजिस्टर्ड फॉर डिबेट्स, अभी डिबेट के लिए रजिस्टर किया गया था पार्लियामेंट में, ठीक है। ओके, यहाँ सब अब हम बात करते हैं नेपाल की। सो कैपिटल है काठमांडू और लार्जेस्ट सिटी भी है काठमांडू। क्या गवर्नमेंट यहाँ पे फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, ठीक। प्रेसिडेंट यहाँ है विद्या देवी भंडारी, प्राइम मिनिस्टर हैं खड़ग प्रसाद सिंह ओली, हाउस स्पीकर अग्नि प्रसाद सापकोड़ा और चीफ मिनिस्टर चोलेंद्र शुमशेर आई JB राणा। अपर हाउस एंड नेशनल असेंबली कहते हैं, लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। यहाँ की करेंसी है नेपालीज रुपीज़ जैसी ही है, NPR से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी ग्रीन एनर्जी बैग USD 6 बिलियन सोलर बिड। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की दुनिया की सबसे बड़ी सौर बोली लगाई है, ठीक है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हैज़ बैक्ड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सोलर बिड ऑफ $6 बिलियन। अंडर दिस प्रोजेक्ट द ग्रुप विल build a 8,000 megawatt photovoltaic plant and will also set up a 2,000 megawatt डोमेस्टिक सोलर पैनल। ओके, मतलब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि जो अडानी ग्रीन एनर्जी है उसको एक वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर बिड बनाने का भी उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें जो खर्चा है वह 6 बिलियन USD डॉलर्स का, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के तहत 8,000 मेगावाट की कम से कम पावर्स में होनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं इसकी एफिशिएंसीज और 2,000 मेगावाट डोमेस्टिक सोलर पैनल है, ठीक। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया टू सेट अप फायर कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज। जो इंडिया है, इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल, ठीक है। भारत जो है वो विश्व में दूसरे नंबर पर आता है कोल को प्रोड्यूस करने के लिए। और साथ ही यहाँ पर क्या बोला उसने, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है वो, अ शॉर्ट ऑफ कोल एक्सचेंज वो तैयार कर रहा है। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर्स कैन गेट टुगेदर टू टारगेट कोल एज अ कम्युनिटी,
It is to be noted that coal ministry is likely to initiate auction of about 550 coal blocks for commercial coal mining on June 11, 2020। मतलब यहाँ जो भी कुछ हुआ वो ऑक्शन से हुआ, ठीक है। और साथ ही ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया कोल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप रंजीत कुमार ऑनर्ड विद NSA नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल। भारतीय उद्यमिता रंजीत कुमार ने नासा के प्रतिष्ठित लोक सेवा पदक से सम्मानित किया। किसे किया है, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो यहाँ आंसर होना चाहिए, आंसर क्या होगा? 8 जून को रंजीत कुमार को, जो इंजीनियर हैं केरला से और इंडियन एंटरप्रेन्योर बेस्ड इन वर्जीनिया, इज ऑनर्ड विद नासाज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन फॉर एन नॉन गवर्नमेंट इंडिविजुअल। So NASA distinguished public service medal for his service to NASA through executive leadership, engineer contribution, technical excellence and custom satisfaction. R.K. Chetty पांडिपति was the first Indian who win this award, ठीक है, इसने 2002 में। साथ ही यहाँ पे चेयरमैन है बेरी मैरिडिथ, हेडक्वार्टर है हैम्पटन वर्जीनिया। यहाँ नासा का एडमिनिस्ट्रेशन जेम्स फ्रेडरिक जिम ब्रेडनस्टिन और हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम, अगली न्यूज़ है आपकी मुंबई से। थाने इंजीनियर डेवलप वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट, जिसे कहा गया को रोबोट, ठीक। इसको इन्होंने आविष्कार किया है। और यहाँ पर जो ये प्रतीक तिरोडकर हैं, ये फाउंडर हैं स्टार्टअप PNT सॉल्यूशंस के, ठीक है, जो डोंबिवली में। डेवलप द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल इंटर कंट्रोल्ड रोबोट, नाम है कोबोट, ठीक, कोरोबोट, ओके। सो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा महाराष्ट्र के बारे में देख लीजिए। कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आपके सारे करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो टू गेट न्यू वीडियोज़। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।